What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, थोड़ा सा अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग अपनी लाइफ में यहां से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, यानी कि एक तरीके से जो गोल होता है अगर उसके सामने कोई प्लान नहीं होगा तो वो एक तरीके से विश है। जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक इंसान चाहता है कि यार मैं भी यूपीएससी क्लियर करूं, कोई चाहता है कि मैं सीजीएल क्लियर करूं, कोई चाहता है कि मैं स्टेट पीसीएस क्लियर करूं। चाहने का मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान वो सारी चीजें क्लियर कर ही देता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं सबको पढ़ा दूं, यानी कि जो भी पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि एजुकेशन लेना, मैं हर एक उस इंसान तक एजुकेशन पहुंचा दूं। पर लेकिन जब तक यहां पर एक टीम नहीं होगी, एक पूरा प्लान नहीं होगा, डेडिकेटेडली सारी चीजें अवेलेबल नहीं कराई जाएंगी, तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से एक प्लान के थ्रू चीजें चले तभी चीजें हो पाएगी। तो उसके पीछे एक प्रॉपर आप लोगों का टाइम का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, तब जाकर चीजें जो हैं वो पैटर्न में आ पाती हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को गोल जो है उसको आप लोगों को अचीव करना है तो पहले एक प्लान बनाइए, डेडिकेटेड प्लान, वो भी टाइम बाउंड प्लान, तो तभी आप लोग उसको अचीव कर पाएंगे। वरना वो जस्ट एक विश रह जाएगा और फिर विश के आगे काश लग जाता है। आगे चलकर लाइफ में हम लोग सोचते हैं यार काश उस टाइम पर ये कर लिया होता, तो वो काश न लगे इससे पहले आप लोगों को अपने गोल को अचीव कर लेना है। और वो तभी होगा जब एक डेडिकेटेड प्लान बनाकर आप लोग चलेंगे। और देखिए जब आप लोग प्लान बनाते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो प्लान आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को उसको छोड़ देना है। आप लोगों को जहां जहां ब्रेक हो रहा है, जहां जहां पर आप लोगों को लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिर से देखिए, फिर से रिविजिट कीजिए अपने प्लान को और देखिए क्या क्या चेंज उसमें किए जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम आना लाजमी है। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काम आप लोगों को करना है। तो जैसे आप लोग टाइम टेबल शेड्यूल बनाते हैं तो उसको फॉलो नहीं हो पा रहा है तो उसमें चेंज लाइए अपने हिसाब से, जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है, तो तभी जाकर गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज काफी कुछ शानदार किया जाएगा द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर और ये सारा पैटर्न हमारा रहने वाला है डिस्कशन का। इसी के साथ में जो आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों को, यह है चंबल रिवर। तो जाकर मैप में नहीं आ रहेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस केसेस के ऊपर। 1 लाख, ये सॉरी 1 लाख नहीं, 109 लाख टोटल, जो 109 लाख केस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहां पर 109 लाख 70 हजार के करीब आप लोगों को केस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो केस है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे बढ़ चुके हैं। टोटल अगर जान जाने की बात करें यहां पर तो 5,23,000 लोगों की जान जा चुकी है और 61 लाख लोग ऐसे जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे पर और रशिया तीसरे पर और इंडिया है यहां पर चौथे नंबर पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया के द्वारा 21,000 का आंकड़ा पास कर दिया गया। 21 का आप लोग 22 बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी कमी यहां पर रह गई है। ये अब तक के सबसे हाईएस्ट केस है हमारी कंट्री में। नंबर ऑफ जो डेथ है यहां पर ये बढ़कर हो गई 18,222। तो यहां पर ये हमारी कंट्री का डेटा है। महाराष्ट्र टॉप पर है, तमिलनाडु दूसरे पर है और दिल्ली तीसरे नंबर है। यहां पर जो तमिलनाडु है वो भी 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है क्योंकि 4,000 के करीब यहां पर केस आ रहे हैं। तो इस तरीके से कल जो है ये 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लेगा, जिस तरीके से पैटर्न यहां पर चल रहा है। पाकिस्तान टोटल 12वें नंबर पर यहां पर है, जहां पर लगभग 4,000 के करीब केस देखने को मिल रहे हैं और 4,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो इसके बारे में एक आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी गई है। 2019 से लेके 2020 तक की सारी पीडीएफ आप लोगों की प्रोवाइड करा दी गई है अब तक की, यानी कि जून के महीने तक की। ठीक है, तो जाकर टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, जो ये वाला टेलीग्राम है जिसको मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाता हूं ना, यहां पर सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएगी। तो यहां पर 1,10,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी वीडियो का तो भी आप लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिसको जरूरत है वो ले लीजिएगा यहां से, तो यहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिकल है यहां पर टॉर्चर के बारे में, जो पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, तो उसके बारे में अभी यहां पर नजर डालेंगे। तमिलनाडु में भी केस देखने को मिला जिसके चलते फिर से ये न्यूज में आ गया है। यूएन जो असेंबली है यहां पर, खासकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप लोगों को पता है हमको नॉन परमानेंट सीट मिलने वाली है, तो उसी के चलते यहां पर आर्टिकल लिखा गया कि एट प्रेजेंट टाइम इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। तो कुछ ऐसे आर्टिकल है जो पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका भी एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर दूंगा, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोर सेक्टर किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं तो उसके बारे में एनालिसिस किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कोविड-19 के चलते दूसरी बीमारी को हम लोग नहीं भूल सकते, तो ये बात बोली गई है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया तो समझेंगे इसके बारे में भी। कोविड-19 की जो दवाई है उसके बारे में बात की जा रही है। आयुर्वेदा वर्सेस जो आज के में हेलोपैथिक दवाई होती है उनके बारे में एनालिसिस किया गया है कि क्या सबको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना जरूरी है, तो इसको हम लोग देखेंगे आखिर ऐसा क्यों बोला गया है। अभी रामदेव जी के द्वारा एक दवाई प्रस्तुत की गई थी, बैकग्राउंड उसको रखा गया है यहां पर। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यहां पर
ये आर्टिकल बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं जो लोग होते हैं, खासकर जो हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह में जो सफाई करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्टर नर्सिस को सारी प्रोवाइड कराएगी, पर लेकिन जो सारी गंदगी साफ करते हैं यहां पर उनको कंप्लीटली इग्नोर किया गया। और ये ओनली हमारी कंट्री में नहीं, हर एक कंट्री में ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो इसी के चलते बोला यह जा रहा है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था, उनको ही बेसिकली यहां पर इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलने के चांसेस लगते हैं वो इन्हीं को लगेंगे, क्योंकि जो गंदगी है एट द एंड ऑफ द डे वो इन्हीं के द्वारा क्लियर यहां से की जानी है। तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें बताई गई कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगर अब नहीं तो कम से कम, अब तक नहीं किया तो कम से कम अब इनके ऊपर फोकस दे लेना चाहिए, वरना बहुत सारे लोगों की जान वैसे जाएगी जो यहां पर इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक पार्ट भी है। ठीक है, तो ये यहां पर छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। कार्टून के बारे में नजर डालेंगे और यहां पर आज फ्राइडे को ये एक नोट आता है, यहां पर जो जर्नलिस्ट बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो यहां पर बता रहे हैं कि कोविड-19 के चलते जो जर्नलिज्म है वो काफी टफ पड़ गया है यहां पर। यानी कि नॉर्मल जो जर्नलिज्म ये करते थे, कैमरा लेकर घूम रहे हैं, अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो अब नहीं हो पा रही है प्रॉपर वे में, तो उसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, देखिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खासकर गर्ल्स के लिए। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। रीजन इसका यह है कि आप लोगों ने कई बार ऐसी हरकतें सुनी होगी कि उस लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया, लड़की के कई बार रेप भी देखने को मिलते हैं, किडनैप कर लिया जाता है, तो कई सारी ऐसी हरकतें सोशल मीडिया की तरीके से होती हैं। तो ये एक ग्रुप, ये हमारा जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें शेयर किए गए कई सारी लड़की के द्वारा। कोई यहां पर ओम प्रकाश विनय सिंह करके ये बंदा है, ये क्या करता है, लड़कियों को मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद में उनसे बोलचाल स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद में फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है। फिर कहता है कि अपनी फोटो सेंड कर दो। कई सारी लड़कियों के पास में सेम मैसेज पाया गया, फोटो सेंड कर दो। जब फोटो वगैरह यहां पर उल्टी सीधी फोटो मंगाता है, फिर सामने वाली लड़की को ब्लैकमेल करता है कि मेरे से आकर मिलो वरना मैं तुम्हारी फोटो पब्लिक कर दूंगा। तो ये सारी हरकतें यहां पर देखने को मिलती हैं। यानी कि ये ऐसा केस जो अभी हमारे ग्रुप में भी देखने को मिल रहा है, कई सारी लड़की के द्वारा यहां पर मैसेज शेयर किए गए। अब ये देखिए आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी चीज ग्रुप में तो एक अलग बात है, अगर कहीं पर भी आप लोगों को ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो लड़कियों के लिए यह हिदायत है कि किसी के साथ भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग बातें न करें, वरना आप लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। देखिए जान तक जा सकती है, यहां इतनी बुरी कंडीशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किडनैप कर लिया जाता है, गोली मार दी जाती है और उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, तो बहुत सारी लड़की इसका शिकार बन जाती हैं। तो कई बार क्या करते हैं, सारी फेक आईडीज होती हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन की आईडी नहीं होती है, उल्टा सीधा किसी का भी फोटो लगा लेते हैं कोई ढंग से का उठाकर और फिर उसके बाद में चीजें करते हैं यहां पर। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को जागरूक रहना है यहां पर। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, ये आज के सोशल मीडिया के जो एक लाइव चल रही है, चकाचौंध वाली लाइव जो सोशल मीडिया पर चकाचौंध दिखती है, इसके पीछे इतनी ही गंदगी भरी हुई है। तो आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल होना है, किसी को भी रिप्लाई नहीं करना है। कोई आप लोगों को मैसेज करता है इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कहीं पर भी, अगर आप लोगों को लगता है तो तुरंत रिप्लाई करना उसको बंद कर दो और कोशिश करो कि पर्सन को ब्लॉक मार दो। तो किसी को भी रिप्लाई नहीं करना है, फालतू में रिप्लाई करोगे आगे बातें बढ़ेगी। पहले नॉर्मल बातें होंगी कि हाँ घर में ये चल रहा है, मैं ये हूं, घर में अच्छी चीजें हैं, मतलब सामने वाला ये दिखाने की कोशिश करेगा आप लोगों को कि मैं घर से बड़ा एक अच्छा खासा पर्सन हूं। यहां पर बोल भी रहा है कि अपनी फोटो सेंड कर दो, मेरी मम्मी, अगर आपको अच्छी सी फोटो सेंड करना, मेरी मम्मी देखेगी तभी तो आपको एक्सेप्ट करेगी, वरना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर ये बंदा पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में कर रहा है। अभी आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को कैसे यहां पर चीजों को लेकर चलना है। ये खासकर इस चीजों का ध्यान रखा कीजिए, किसी के साथ में भी ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर भी कुछ भी ऐसा दिखता है तो तुरंत उसको रिपोर्ट आप लोग कर दीजिए। रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, रिपोर्ट अगर आप लोगों ने कर दिया तो 24 आवर के अंदर अंदर वो पर्सन ग्रुप से गायब हो जाएगा। ऐसा कोई भी गंदगी वहां पर ग्रुप में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो एक अच्छा माहौल बनाइए, एक अच्छे तरीके से पढ़िए, जो आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों के हाथ में राइट है, हक दे रखा है उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, आंसर राइटिंग ग्रुप है, वहां पर 50,000 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। काफी अच्छा लगता है जब अच्छे से आप लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं, पर फालतू के टॉपिक पर नहीं, स्टडी के पॉइंट ऑफ से ज्यादा फोकस दीजिए, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, अभी हमारी कंट्री में कई सारी योजनाएं यहां पर लाई गई, खासकर माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो सेंटर यहां पर इतना दे रहा है, स्टेट यहां पर इतना प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब यहां पर जिस मजदूर तक, जिस पर्टिकुलर पर्सन तक चीजें पहुंचती हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं, ठीक है। वहां पर बहुत कम चीजें पहुंच पाती है, जिसके चलते उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि अगर यहां से लगभग 100% चला है तो नीचे ओनली लगभग 15% के करीब पहुंचता है माइग्रेंट वर्कर तक। तो ये बातें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये ट्रू फैक्ट है, ठीक है, जो यहां पर सोसाइटी में देखने को मिलता है। फ्रंट पेज की दो छोटी छोटी न्यूज है, उनको भी थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे आप लोगों की जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है उसमें हम लोग डिटेल में न्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोग की ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी आर्टिकल मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। जो सेकंड वीडियो आती है, कल शाम को आई थी, आज आप लोग की जल्दी आ जाएगी मॉर्निंग में ही, लगभग कोशिश करूंगा 11 बजे से पहले ही प्रोवाइड करा दूं। तो उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। कंबाइंड पैकेज हो जाता है ये आप लोग का, यहाँ पर एडिटोरियल डिटेल में हो जाते हैं और वहां पर आप लोग की वो वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग चीजें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है अभी रिसेंटली, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
डिफेंस है उसके द्वारा 33 न्यू फाइटर जेट की डील की जा रही है अभी, ये है यहां पर 38,900 करोड़ की। आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? आप लोगों को पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के सामने दोनों तनातनी में आकर खड़े हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट ये, आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था कि हमारी कंट्री में जो एयर पावर है वो ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू अगर चाइना के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं तो एयर पावर में हम लोग चाइना को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के द्वारा यहां पर ये बेसिकली क्लियर किया गया है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और वो यहां पर चेयरपर्सन होते हैं। कौन है आज के डेट में डिफेंस मिनिस्टर? ये है राजनाथ सिंह जी। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रखिएगा। बाकी यहां पर मिग 29, बाकी यहां पर HAL और सुखोई 30 MI, ये सारी चीजें MKI, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पिनाका जो बेसिकली यहां पर इंडिजिनियसली डेवलप जो ऑल वेदर इंडायरेक्ट फायर, ये है यहां पर फायर फ्री फ्लाइट जो आर्टिलरी रॉकेट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी कई सारी चीजें हैं यहां पर, अस्त्रा, ये इतने रेंज की, ये सारी चीजें यहां पर बेसिकली यूज की जाएंगी हमारी कंट्री में। तो कुछ तो ऐसा है बाहर से और कुछ ऐसा है हमारी कंट्री में, चीजें यहां पर बेसिकली देखने को मिलेंगी। रशिया के प्रेसिडेंट से भी यहां पर बात की गई हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो देखते हैं कहां तक चीजें चलती हैं और किस तरीके से कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो अच्छे से यहां पर चीजें की जा रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक बहुत पुराना केस है, ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे जो इन्होंने अभी न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट किया है। और देखिए मैं आप लोगों को बताता भी हूं, अगर आप लोग न्यूज़पेपर अभी नया नया देखना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग न्यू मेंबर लिखकर आप लोग लिख सकते हैं। न्यू लिख दिया कीजिए, न्यू से पता चल जाता है कि आप लोग न्यू मेंबर, या फिर एन भी लिख दिया कीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ताकि मुझे पता चलता रहे। तो कुछ बेसिक चीजें भी मैं यहां पर बताता रहूं, क्योंकि जो पुराने मेंबर कंटीन्यूअस देख रहे हैं वो तो काफी लंबे समय से लगभग 2 से 3 साल तक जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यहां पर चीजें चाहिए तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप लोग भी अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं, प्रेजेंट लिख दिया कीजिए, जिससे आप लोग भी थोड़े एक्टिव हो जाया करें, ठीक है। बात करते हैं यहां पर ये पर्टिकुलर केस के बारे में। ये इटालियन मैरियन केस, ये मैराइन केस आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। ये पर्टिकुलर 2 पर्सन थे जिनके द्वारा हमारी कंट्री के केरला के जो दो फिशरमैन थे उनकी जान ले ली गई थी गोली मारकर। तो उस टाइम पर यहां पर यह बोला गया कि इनके ऊपर जो केस चलना चाहिए वो हमारी कंट्री में चलना चाहिए। तो फिर जैसे तैसे ये हमारी कंट्री से एक तरीके से हमारी कंट्री के पास तो नहीं आए, पर लेकिन केस इनके ऊपर चला। फिर ये केस जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। तो केस कब का है? ये 2012 का है। तो 2012 में जब स्टार्टिंग की बात है, जब चीजें मैंने स्टार्ट मतलब बेसिकली पढ़नी स्टार्ट की थी यहां पर ये सब चीजें रिलेटेड, तो उस टाइम पर भी मैं न्यूज़पेपर थोड़ा सा मतलब न्यूज में थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से ये मुझे थोड़ा सा अपडेट रहने से, तो उस टाइम पर भी मुझे ये सारी चीजें तब मैंने देखी थी। तो तब से लेकर फिर ये कंटीन्यूअस केस चला हुआ है, अब तक ये न्यूज में है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। अभी यहां पर क्या हुआ है? अभी यहां पर जो केस है उसके प्रति यहां पर जो चीजें निकल कर आई है कि हम लोग इनके ऊपर केस तो नहीं चला पाएंगे कि हाँ ये जो है इटली की गवर्नमेंट थी, मतलब इटली के वहां पर इनके अंदर इसके ऊपर केस चलेगा, पर लेकिन जो केरला के फिशरमैन है जिनकी डेथ हुई है उनको कॉम्पनसेशन यहां पर दिया जाएगा। यानी कि कॉम्पनसेशन हम लोग जीत गए, पर लेकिन जुडिक्शन हम लोग हार गए इनके ऊपर। ये यहां पर हमारा केस जो है वो इनके ऊपर नहीं चलेगा। पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी? ये है यहां पर जो आप लोग याद रखते हैं, ये है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। यानी कि जो सी से रिलेटेड जो लॉज है उसके बारे में बात की जाती है। वो वहां पर एक तरीके से फ्री नेविगेशन के बारे में बात करते हैं, सब नेविगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसका भी यहां पर हनन किया है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये इंपॉर्टेंट केस है, ये इटली से रिलेटेड है। उस टाइम पर इटली के साथ में जो संबंध है वो भी काफी बेकार हमारे होते हुए नजर आए थे। उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कई सारी बातें वहां पर देखने को मिल रही थी। तो ये लग रहा था कि बहुत बुरी कंडीशन इंडिया और इटली के रिलेशन में होने वाली है। हालांकि चीजें फिर थोड़ा संवर गई। तो इस तरीके से ये एक बैकग्राउंड न्यूज है जो याद रखेगा। तो द हेग जो यहां पर कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल का, उसके द्वारा यहां पर ये जजमेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया जरूर रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। कोर सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि सिकुड़ता जा रहा है। तो अब की बार सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए यहां पर ये बात कर रही है, एज आउटपुट एंड जो डिमांड है वो दोनों लो है, आउटपुट भी लो है, डिमांड भी है। इंडिया को फोकस देना चाहिए दो फैक्टर पर, एक तो पेंडेमिक यानी कि महामारी से कैसे जूझना है, और दूसरा इकोनॉमी से कैसे निकलना है यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तरीके से आप लोग इसको लीजिएगा, एक तरीके से क्वेश्चन है यहां पर। ये देखिए कई बार क्वेश्चन देना भूल जाता हूं वीडियो के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिलेगा, टेलीग्राम पर भी देखने को मिलेगा, और फेसबुक पर भी देखने को मिलेगा, आंसर राइटिंग ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन की तरीके से लीजिएगा कि आउटपुट और डिमांड लो है, तो इसके चलते फोकस जो होना चाहिए दो फैक्टर पर होना चाहिए, पेंडेमिक और इकोनॉमी। तो वो कैसे होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। और ये भी नहीं होता है कि आप लोग जो आर्टिकल सुनते हैं उसी से आंसर लिखना है, जो भी आप लोगों को नॉलेज होती है उसके बारे में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, तो सारी चीजें देखिएगा। और जो नए मेंबर है वो ये नहीं कि आज से आंसर लिखना स्टार्ट करना है, पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए, पढ़िए दूसरों के आंसर, उसके बाद में चीजों को आप लोगों को आगे लेकर चलना है। तो इसके चलते थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में।
तो आइए पहले एक बार थोड़ा सा नजर यहां पर डालते हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। कोर इंडस्ट्री जो यहां पर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, यानी कि कोर सेक्टर के ऊपर बेसिकली फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। जैसे कोर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा बेस जिसके ऊपर कुछ चीजें टिकी होती हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्री आप लोग चलाना चाहते हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप लोग की नहीं चलेगी। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप लोग जाना चाहते हैं, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाना है, तो यहां पर आप लोगों को सीमेंट की और स्टील की पूरी जरूरत पड़ेगी। अगर एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों को घुसना है तो बिना फर्टिलाइजर के काम नहीं चलेगा। आज के डेट में रिफाइनरी प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं। जैसे आप लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, उससे पेट्रोल, डीजल, ये मिट्टी का तेल, ये सारी आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, ग्लिसरीन वगैरह, ये यहां से निकाली जाती है। और नेचुरल गैस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज के डेट में अलग अलग एरिया में। कोयला जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और इसी के साथ में कोयला जो है वो आप लोगों को अलग अलग तरीके से यूज होता हुआ नजर आता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी कोर इंडस्ट्री है जिनके बगैर आप लोग ये बोल सकते हैं कि चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। तो कोर इंडस्ट्री जो है उसकी जो न्यूज सीरीज है उसका जो बेस ईयर है वो है 2010-11 तो यहां से ये बेस ईयर है। अब इसका कितना कितना वेटेज है तो इसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है 28%। अगर सबको मिलाकर 100% लेते हैं तो इसमें से 28% ओनली रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है यहां पर, यह है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है स्टील, ठीक है। तो ये यहां पर जो REF याद रखिएगा इनको, जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, और F यहां पर क्या है, ये है आप लोगों के लिए कौन सा हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और ये स्टील हो गया, सॉरी, ठीक है, RES, ठीक है। तो ये सबसे बड़े यहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूटर हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। अभी ये बोला गया कि ओनली फर्टिलाइजर ऐसा है जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बाकी सारे डूबे हुए हैं। आखिर सारे क्यों डूबे हुए हैं तो उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं एक एक कर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखा हुआ है IIP, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक तरीके से इंडिकेटर है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो उसके बारे में यहां पर ये एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसकी परसेंटेज कितनी होती है IIP के अंदर, तो इसमें 40% यहां पर जो है ये लगभग 40 क्या आप लोग 41 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लगभग 40 पॉइंट समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये आप लोगों का निकल कर आता है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है, एक क्वेश्चन आप लोगों से चलिए पूछता हूं, IIP जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कई बार पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोर 8 इंडस्ट्री इनके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। अभी यहां पर क्या बोला गया है कि 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो काफी लार्ज स्केल पर सफर कर रही है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, और 23.4% के करीब जो लॉकडाउन के तहत यहां पर अभी ये सिकुड़ती ही जा रही है। और ये मई का डेटा है। रीजन क्या है, यहां पर आप लोगों के सामने जब मंथ कंप्लीट हो जाता है तब डेटा प्रस्तुत होता है। अभी आगे चलकर जून का एनालिसिस करेंगे तो फिर उसको अगले महीने के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है अभी ये पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो ये जो डेटा यहां पर बेसिकली इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो रखी है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर जो प्रोविजनल फिगर है ये शो की गई है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसके चलते जो 8 यहां पर जो कोर सेक्टर हैं, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 जो है वो डबल डिजिट ड्रॉप पर पहुंच गए, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, यानी कि 10% से भी ऊपर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे स्टील और सीमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर 48 से लेके यहां पर इसमें और 22, यानी कि स्टील 48 और यहां पर ये 22। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल रुकी हुई है, सब घर पर थे, कोई भी बाहर काम करने नहीं जा रहा था, तो इसलिए बिल्कुल ठप पड़ गई, ठीक है। तो ठप पड़ना मतलब ये नहीं कहते कि दिमाग ठप हो गया बिल्कुल, तो एक तरीके से बिल्कुल रुक गई हैं चीजें। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिली और बुरी तरह गिरावट यहां पर आई। रिफाइनरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि 21.3% के करीब यहां पर ये कम होता हुआ भी नजर आया, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला इसमें, ठीक है। जो पहले के कंपेयर में अगर अभी आप लोग कार करते हैं तो जो यहां पर 28% के करीब कॉन्टैक्ट हुआ, अगर देखें यहां पर तो इसी के साथ में यहां पर भी काफी कमी देखने को मिल रही है इसके अंदर में। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एक तरीके से लार्जेस्ट वेट है इंडेक्स जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया यहां पर कितना था, ये इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ये सबसे ज्यादा जो वेट था वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का था, ये आप लोग देखें यहां पर कितना, यहां पर 28% के करीब। तो जो 28% है यहां पर ये 23% के करीब यहां पर ये घटता हुआ नजर आया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 28% कंट्रीब्यूट कर रहा है 21 के करीब यहां पर घट गया। रीजन क्या था, विक्युलर मूवमेंट, यानी कि आज के डेट में जैसे यहां पर लॉकडाउन लगा था तो कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर लोग नहीं जा रहे थे, सब अपने घरों में कैद थे, इसी के साथ में सारी चीजें यहां पर बंद हो चुकी थी। क्रूड और नेचुरल गैस के बारे में आप लोग बात करें तो इसके चलते भी काफी कम यहां पर चीजें देखने को मिली। रीजन क्या है, इंडस्ट्री जो है सारी बंद पड़ी हुई है, कहीं पर डीजल, पेट्रोल या फिर आप लोग बोलिए जो क्रूड ऑयल है वो यहां पर यूज नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। यानी कि हर एक लेवल पर जब चीजें बंद थी तो इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोयले
की प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फैक्ट्री बंद थी, तो प्रोडक्शन की क्या जरूरत थी, थर्मल पावर प्लांट की एक तरीके से बंद पड़े थे, वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत कम स्केल पर काम कर पा रहे थे। तो ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। इसी के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 15.6% की गिरावट आप लोगों को देखने को मिली, जबकि यहां पर जो अप्रैल के महीने में यहां पर ये 23% थी, तो थोड़ा सा इंप्रूव यहां पर हो गया है। पर लेकिन वो भी कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि यहां पर जो चीजें थी वो बढ़नी थी, पर लेकिन अभी यहां पर चीजें जो है वो कम होती आप लोगों को नजर आ रही है। जो सबसे शानदार सेक्टर जो इंप्रूवमेंट का वो है फर्टिलाइजर। रीजन क्या है? रीजन ये खेती बाड़ी यहां पर बढ़ गई है, बहुत सारे जो लोग हैं जो बाहर गए हुए थे वो भी अपने अपने एरिया में वापस आ चुके हैं, तो खेती बाड़ी बढ़ी है यहां पर 7.5%। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पूरे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा था जो कोर सेक्टर में ग्रोथ करने वाला? तो वो था फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि खेतीबाड़ी जो है वो आराम से यहां पर चल रही थी, तो इसलिए फर्टिलाइजर जो है वो आराम से यहां पर काम कर रहा था। तो खरीफ की जो क्रॉप है यहां पर वो सीजन आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया, तो इसके चलते फर्टिलाइजर जो है वो सारे अच्छे से यहां पर रिक्वायरमेंट था, एक तरीके से खेतीबाड़ी हो रही थी और ज्यादा लोग यहां पर आ गए हैं काम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो उसके चलते चीजें जो है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आठों के आठों सेक्टर में बढ़ा है कौन? बढ़ा है फर्टिलाइजर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके द्वारा बोला गया कि फर्टिलाइजर जो है वो कहीं ना कहीं जो एक तरीके से नियरली डबल फर्टिलाइजर की सेल अभी देखने को मिली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी अगर बात करें फोकस देने की तो आज के डेट में ओनली ये सेक्टर एक अकेला ऐसा है जहां पर चीजें ढंग से चल पा रही हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट देती है खासकर अगर यूपीएससी के बारे में बात करें तो थोड़ी सी सोचने वाली स्टेटमेंट देती है, ठीक है। वो आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफी कम देती है। यूपीएससी का पेपर इसीलिए मुझे सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग पहले से चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर फैक्ट नहीं पता है तो आप लोग पेपर नहीं कर पाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग है ना आप लोग की, तो तब भी आप लोग ये समझिए कि लगभग 30% के करीब पेपर तो तब भी आप लोग क्लियर कर पाएंगे, अगर आप लोगों ने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी देखी नहीं है, बस आप लोगों की चीजों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत रोल प्ले करती है वहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग देखेगा। बाकी जैसे एसएससी बैंकिंग उसके लिए तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कि फर्टिलाइजर कितना बढ़ रहा है, कितना सेक्टर है, कितने परसेंटेज, ये चीजें, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर जो आप लोग के जो आर्टिकल्स होते हैं इसमें प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक की सारी तैयारी हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि एडिटोरियल थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को सुनना चाहिए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो फिर भी आप लोग जो चीजें रिपीटेडली देखते रहेंगे याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार चीजें ये आप लोगों को पता होगा, कितनी बार आप लोगों को रिपीट करा चुका हूं। अगर आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं, जो ढंग से सुन रहे हैं उनको तो रट गई होंगी ये चीजें, तो इसलिए यहां पर रिवीजन भी आप लोगों को कंटिन्यूअस होता रहता है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। आगे अगर बात करें यहां पर जो बात की जा रही है तो फर्टिलाइजर के बारे में डबल बात की जा रही है। इसी के साथ में जो मानसून है, मानसून हमारी कंट्री में आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर इसको आप लोग बोले ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, तो हमारी कंट्री में क्या होता है? ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है। तो यहां से जो मानसून हमारी कंट्री में एंट्री करता है, अगर मैप मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में जो बारिश करता है ये होता है साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बारिश करता है, तो इसलिए यहां पर जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हमारी कंट्री में कुछ ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके चलते भी यहां पर बातें की जा रही है कि थोड़ा सा देखिए जो एक तरीके से ये सब चीजें हैं उसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर काम लेकर चलें। एवरेज जो क्वांटिटी इंप्रूव जो की जा रही है यहां पर खासकर डिस्ट्रीब्यूशन के रेनफॉल के बारे में, तो वो काफी अच्छी जंप यहां पर होती नजर आ रही है। खरीफ क्रॉप को अगर ध्यान में रखते हैं तो बोला गया है कि यहां पर जो खरीफ क्रॉप को जो लगाने का एरिया है वो भी यहां पर बढ़ गया है पहले के कंपेयर में, तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इसी के चलते देखिए जो लोग हैं जो पहले बाहर काम करने गए होते, जैसे बिहार के अंदर में, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो बाहर से वर्कर आए हैं वापसी, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया, क्योंकि वो अपने लोकल एरिया में ये मैक्सिमम काम करेंगे, बाहर जाना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत फंसा फंसा फील हुआ उनको जब बाहर गए थे वो। तो इसलिए यहां पर इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो खासकर लोकल एरिया में बढ़ेंगे और वहां पर एग्रीकल्चर काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, खासकर लोकल एरिया के अंदर। पर लेकिन जो सोचने वाली बात यह कि क्या ये सारी चीजों के चलते मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी सही है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देकर यहां पर चलना पड़ेगा। तो फार्म सेक्टर के ऊपर एक और अटैक अभी देखने को मिला, जो टिड्डी का अटैक यहां पर, ठीक है। तो इसको लोकस्ट अटैक के नाम से आप लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिला। टिड्डी जो होते हैं बेसिकली फसल को बर्बाद कर देता है जहां पर भी बैठता है। अगर बात करें यहाँ पर अफ्रीका की साइड से यहाँ पर ये होता हुआ हमारी कंट्री में ये जो चीजें हैं ये आती हुई नजर आ रही हैं, पाकिस्तान से होते हुए भी यहाँ पर काफी चीजें आई, तो इसके चलते पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट इसका देखने को मिला। इवन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग FAO बोलते हैं, उसके द्वारा तो ये बोला गया कि आने वाले टाइम में भी यहाँ पर और अटैक देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर इंपैक्ट हमारी कंट्री में यहाँ पर और खासकर नॉर्दर्न अफ्रीका में आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक आप लोग आइडिया रखेगा इसका, ये फसल को बर्बाद कर देता है, तो किसानों के ऊपर एक और महामारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कोविड-19 के चलते
उनकी फसल वैसे ही नहीं निकली और ऊपर से ये भी प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोविड-19 के चलते कुछ ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भुखमरी की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो इनसे क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो इसके चलते यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि एक तरीके से भुखमरी को कम करने की बात करती है और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। अगर बात करें यहां पर लेट देयर बी ब्रेड, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो मोटो है उसका वह कि खाना सबके लिए होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ में हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो रोम इटली में देखने को मिलेगा। डायरेक्टर जनरल जो है वो आप लोग इसके कौन है वो आप लोगों को बताना है। बेसिकली जिसको फाउंड किया गया था वो कनाडा में फाउंड किया गया था, ये इसको 1945 में इसको बनाया गया था। ठीक है, रिपोर्ट जो रिलीज करती है आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, ग्लोबल फोरकास्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। तो ग्लोबल लेवल पर जो फोरकास्ट की जाती है रिसोर्स असेसमेंट की, वो यहां पर इसके द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं रखना है। तो अब क्या कंडीशन हो गई? कंडीशन ये होगी कि पॉलिसी मेकर जो है उनको फोकस देना चाहिए, तो कोविड-19 पर इस बीमारी को टैकल करना है, और दूसरा इकोनॉमी को भी इंप्रूव करने की कोशिश यहां पर करनी पड़ेगी, तभी जो चीजें हैं वो यहां पर कंट्रोल में आप लोगों को आती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सारे सेक्टर बर्बाद हो रखे हैं, और कोविड-19 को भी ध्यान में थोड़ा रखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके चलते एक और आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये है यहां पर अलर्ट रहने की बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये देखिए, हेल्थ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट यहां पर आज के दिन में हो चुका है। अगर यहां पर हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं दिया जाएगा तो फिर चीजें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये बोला जाता है कि अगर कोई राष्ट्र हेल्दी है तो वहां पर आप लोगों को चीजें अच्छी होती नजर आएंगी, तो हेल्दी नेशन काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, अभी फिलहाल जो मॉनिटर किया जा रहा है उसके चलते लग रहा है कि कोविड-19 पर इतना ज्यादा फोकस हो गया लोगों का कि उसके चलते दूसरी बीमारी को यहां पर फोकस दिया ही नहीं जा रहा है। तो उसी के बारे में ये बातें यहां पर बताई जा रही है कि देखिए, अगर आप लोग मान लीजिए आज के में किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है या फिर टीबी है या फिर कोई और बीमारी है, यहां पर अगर उसको आप लोग फोकस नहीं देंगे तो कोविड-19 से इतनी जान नहीं जा रही है जितनी दूसरी बीमारी से जानी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को इंप्रूव करना पड़ेगा, इसी के साथ में आप लोगों को फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें जो है वो आप लोग उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक यहां पर सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है जो इन सब चीजों का एनालिसिस करता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, IDSP। ये जो प्रोग्राम है ये अलग अलग लेवल पर फोरकास्ट करता है, सेंटर मतलब हमारी कंट्री के लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी वीकली बेसिस पर ये बातें बताता रहता है कि भैया ये प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग ये सॉल्यूशन लेना चाहिए, ये आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ऑन एन एवरेज ये 30 से लेकर 40 अलर्ट जो है ये यहां पर अब तक दे चुका है इन सब चीजों से रिलेटेड। जो रिपोर्ट है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिली, जो अभी बात की जा रही है, ये मार्च 16 से लेकर 22 तक, यानी कि वीकली रिपोर्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलती है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की। इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग ये रखिए, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर वो इसको सपोर्ट करता है अपना ये कार्यक्रम चलाने में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है कि कोविड-19 ने जो अभी लॉकडाउन लगाया तो उसके चलते नए नॉर्मल की बात की जा रही है कि नई तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली। कई सारे इनके भी जो स्टाफ थे वो अवेलेबल नहीं रहे, तो रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही थी ढंग से, तो इनके चलते भी इनको भी थोड़ा सा फोकस अलग से देना पड़ा यहां पर। तो जो आज की डेट में अगर देखें, जब कोविड-19 की बात हुई तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल तक बंद हो गए, यहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी जो थी वो ढंग से नहीं हो पाई, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहा, गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल थी पर लेकिन और भी कई सारी जो डिजीज थी उनके लिए लोगों को एडमिट करना ही बंद कर दिया। यानी कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई कि दूसरी बीमारियों पर फोकस देना ही बिल्कुल बंद कर दिया। पूरा फोकस जो था वो पर्टिकुलर इस मुद्दे के ऊपर आ गया, यानी कि कोविड-19 के ऊपर सारा फोकस आ गया। तो इसके बारे में यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कोविड-19 के ऊपर जब पूरा फोकस आ गया तो दूसरी बीमारी के बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनके बारे में थोड़ा समझिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, तभी आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही आप लोगों को यहां पर एक पैटर्न समझाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। कम्युनिकेबल जो कि आराम से फैल जाती हैं, जैसे कि आप लोग देखिए, अगर आप लोगों से बात करें, आप लोगों ने सुना होगा कि उसको जुकाम हो रखा है उसके पास मत जाना, ठीक है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। ठीक है, निमोनिया हो गया या फिर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी होती है
है तो वो भी जल्दी फैल जाती है। एक पर्सन को है तो उससे बोला जाता है उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखनी है, तो वो भी आप लोग किस में आती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो रेफर की जाती है डिजीज जो कि पास हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैलती हैं उनको आप लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में यहां पर आ जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, उनको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आप लोग बोल देते हैं। जैसे कि क्या हो गया, जैसे डायबिटीज हो गया, आप लोगों को उदाहरण देता हूं, जैसे कैंसर हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है, आप लोग ये तो नहीं बोलेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाने से तुमको भी कैंसर हो जाएगा, नहीं, पर लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को टीबी की बीमारी है, आप लोग ये जरूर बोलेंगे कि उस पर्सन के पास में मत जाना, तुमको भी टीबी हो जाएगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग एक तरीके से अगर कोई आंसर राइटिंग के लिए आ रहा है तो वहां पर ये पॉइंट आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और इनको आप लोग यूज करेंगे कि हाँ नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल कौन सी डिजीज का बर्डन बढ़ा है, तो वहां पर और अच्छे से मार्क्स आप लोगों को मिल पाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात बोली गई, ये कम्युनिकेबल जो डिजीज है इनको एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है, यानी कि एक दूसरे के जो संगत में आने से इन्फेक्शन हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है, इनको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। क्रोनिक मतलब एक तरीके से लंबे समय तक चलने वाली डिजीज यहां पर होती है। ये तो कई बार मौसमी बीमारी होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो गया, मौसम चेंज हो रहा है, पर लेकिन अगर कैंसर है तो उसको सर्दी गर्मी से मतलब नहीं है, वो कैंसर आप लोग कंटिन्यूअस ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये इनमें काफी बड़ा डिफरेंस है जो कि नॉर्मली आप लोगों के सामने निकल कर आता है। जिस